पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। करीब 3,500 किलोमीटर से गुजरने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राज्यों से लगभग 10 राज्यों से होकर गुजर चुकी है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई। 150 दिन ये यात्रा चली है और इस वक्त दिल्ली में। इससे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से होकर यात्रा गुजर चुकी है। 8 दिन के ब्रेक के बाद 3 जनवरी से यह यात्रा फिर शुरू होगी और 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब से होते हुए कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होगी। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। कांग्रेस का कहना है कि कई जगह जानबूझकर यात्रा में मुसीबत डालने की कोशिश की गई। कई बाहर के लोग यात्रा में राहुल के पास आ गए, जैसे दिल्ली में, जिसे देखते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। दिल्ली पुलिस बस दर्शक बनी देखती रही। कांग्रेस का कहना है कि Z+ सुरक्षा मिले होने के बावजूद राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं है। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। हमारे महासचिव जो हैं वेणुगोपाल जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है अमित शाह जी को। उसमें 2-3 उदाहरण दिए हैं कि कैसे फरीदाबाद में हमारे कंटेनर्स में IB के लोग घुस रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए, FIR हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कैसे दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा जब आई तो कोई व्यवस्था नहीं दिखी, खास तौर पे लाल किले के पास जब व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। पुलिस का बंदोबस्त कम था, जितना होना चाहिए उतना नहीं था भीड़ को देखते हुए। तो अब हम जा रहे हैं कुछ संवेदनशील राज्यों में, बॉर्डर राज्य हैं। आपको लगता है कि दिल्ली के आसपास जो है जानबूझकर ऐसा किया गया? ये क्योंकि सरकार पिछले 3 महीने से लगातार षड्यंत्र रच रही है इस यात्रा को या तो बदनाम करने का षड्यंत्र या यात्रा को रोकने का षड्यंत्र। तो इसलिए शक होता है सरकार की नीयत पर। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद पार्टी में नए सिरे से जान फूंकना है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की स्थापना आज 138 साल पूरे कर चुकी। इस मौके पर राहुल गांधी दिल्ली में ही थे और पार्टी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि नए अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी बातें भी रखी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं, कई चुनौतियां झेल चुकी है और इससे पहले कई बार एक इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, जब ये कहा गया, ये विश्लेषण में बताया गया कि कांग्रेस खत्म, मिट गई, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वो फिर से उठ खड़ी हुई। तो क्या इस बार भी वही प्रयास किया जा रहा है और क्या इतिहास दोहराया जाएगा कि एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसको ये कहा गया कि वो मिट गई, खत्म हो गई, वो दोबारा से उठ खड़ी होगी? आइए जानते हैं कांग्रेस का एक इतिहास। अपने 138 वर्षों की विरासत का ध्वज फहराती कांग्रेस, ये उसके सबसे चुनौती भरे दिन हैं और वापसी की एक उम्मीद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है। नफरत की खाई देश भर में खुदी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथ लेकर चलना होगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में पहल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। लेकिन कांग्रेस को इस संजीवनी की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो अपने सबसे चुनौती भरे दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में वो 50 सीटों के आसपास सिमट गई। अपने दम पर उसकी सरकारें बस 3 राज्यों, राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ तक सिमट कर रह गईं। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी लगभग तमाम राज्यों में है। जिसे राहुल की कोर टीम कहते थे, उसके अधिकतर सदस्य अब दूसरे दलों में हैं। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी उसके लिए एक चुनौती है। मोदी मोदी
बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती रही है। कई और लोगों का मानना है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। लेकिन क्या यह पहली बार है जब कांग्रेस के खत्म होने की भविष्यवाणी की जा रही है? कम से कम आधा दर्जन मौके आए हैं जब राजनीति के पंडितों ने कांग्रेस के खत्म होने की घोषणा की। 1967 जब 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, तब कहा गया कि अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 1969 राष्ट्रपति चुनाव के समय कांग्रेस टूट गई, फिर कहा गया अब कांग्रेस खत्म। 1977 यानी कि सन 77 जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसे दूसरी आजादी बताया गया। सबने मान लिया कांग्रेस खत्म। लेकिन 3 साल बाद कांग्रेस लौट आई। 1984 यानी कि सन 84 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी कई अखबारों ने लिखा था कि अब कांग्रेस नहीं बचेगी। बाद में माफी भी मांगी। 2003 तक किसी को कांग्रेस की वापसी की उम्मीद नहीं थी। तब अटल अडवाणी की जोड़ी मोदी और शाह की जोड़ी से बड़ी लगती थी। लेकिन कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी और कभी सोनिया गांधी के सहारे कांग्रेस जैसे अपनी राख से उठती रही। यही नहीं, 2004 में जो सरकार बनी वो 2014 तक चली, बल्कि 2009 से 2010 तक कांग्रेस का विकल्प नजर ही नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पहली पंक्ति के नेता डूब रहे थे और दूसरी पंक्ति तैयार नहीं थी। लेकिन कम से कम 3 वजहें रहीं जिन्होंने कांग्रेस का एक बार फिर सफाया कर दिया। 2010 में अन्ना के आंदोलन ने देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की हवा बनाई। इसी दौर में 2G, कोयला घोटाले और CWG घोटाले के आरोपों ने मनमोहन सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनते ही हवा पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गई। दरअसल उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ हैरान करने वाला है। उनकी तुलना नेहरू से हो रही है। यही नहीं, बीजेपी आजादी की लड़ाई के बड़े प्रतीकों को अपनी ओर मोड़ने लगी है। सरदार पटेल और अंबेडकर को लेकर वह लगातार राजनीतिक ऐलान कर रही है। कुछ संभल कर सावरकर को भी आगे बढ़ा रही है। यही नहीं, राहुल गांधी को रोकने के लिए वह कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप को लगातार बड़ा बनाती रही है। कांग्रेस की असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। राहुल गांधी को गांधी नेहरू परिवार की छाया से अलग अपना एक आधार बनाना होगा। निसंदेह भारत जोड़ो यात्रा इसकी बड़ी शुरुआत है। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से मिले समर्थन को कांग्रेस वोटों में बदल पाएगी, और क्या वो अपना संगठन का आधार खड़ा कर पाएगी जिससे बीजेपी जैसे सुसंगठित पार्टी को चुनौती दी जा सके। इसके अलावा क्या कांग्रेस यूपीए का वो ढांचा बरकरार रख पाएगी जिसे सोनिया गांधी ने 2004 में बनाया था और जो अरसे से काम करता रहा। 138 साल की कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो इन सवालों के जवाब खोजने और देने होंगे। तो आइए अब जरा कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है, जिसको हम कह रहे हैं सिंहासन चौबीसी, और अभी थोड़ी देर में हम बीजेपी की भी सिंहासन चौबीसी के बारे में बात करेंगे। यानी कि 2024 की लड़ाई, उसमें कांग्रेस अभी अपने आप को कहां पाती है। देखिए, आप माहौल बना लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, वो सब आप ठीक है, आपने अपनी जगह कर ली, लेकिन उसको चुनावी रणनीति में सीट जीतने के लिए तब्दील आप कर पाएंगे या नहीं। उसके लिए आपको चाहिए संगठन की मजबूती, और संगठन अपने आप को कहां पाता है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश भर में कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है। तो मार्च 2012 में कांग्रेस के देश भर में 1224 विधायक थे। ये 2012 की बात। भारतीय जनता पार्टी के से 845 विधायक थे, यानी कि काफी कम। ये पिक्चर 2022 में कैसी हो गई है, जरा वो देख लीजिए। कांग्रेस के 719 विधायक बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 1385 विधायक। चुनाव अभी और भी हो रहा है। तो ये तो हो गई देश भर में विधायकों की बात। अब आइए लोकसभा की बात कर लेते हैं। कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी 2004 में लोकसभा में कौन कितने पर था। तो कांग्रेस थी 145 सांसद के साथ, उसके बाद यूपीए बना, गठन हुआ, सरकार बनी। बीजेपी 138 सांसद पे थी।
2004 में ये आंकड़े थे। 2009 में कांग्रेस आप देख रहे हैं 50 सांसदों की वृद्धि हुई, 206 पे पहुंच गई। बीजेपी 116 सांसद पे आ गई। लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 पर आ गई, 44, और बीजेपी 282, 282। 2019 में यह स्थिति बदली नहीं। कांग्रेस पार्टी 53 पर थी, भारतीय जनता पार्टी 303 सांसदों पर पहुंच गई। और विधानसभाओं में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। हालांकि 2013 और 2018 में थोड़ी सी बेहतर जरूर हुई। आइए अब आपको बताते हैं कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में। यह एक बड़ा राज्य माना जाता है, इस पर जरा फुल फ्रेम जाएं ताकि आपको एक आइडिया मिले किस तरीके से उत्तर प्रदेश, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर कांग्रेस पार्टी 403 सीटों में से 2002 में 25, 2007 में 22, 2012 में 28, और इस पूरे अंतराल में कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो हमने भी अटेंड किए बतौर रिपोर्टर, जिसमें यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो संगठन किस तरीके से मजबूत हुआ कि 2017 में 7 सीट पर आ गए और 2022 में अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है महज 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमट करके आ गई है। अब आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। एक एक करके हम राज्यों के पास जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? 288 सीटों में से 2014 में 42 सीटें थीं, 2019 में 44 सीटें हुई, तो थोड़ी सी वृद्धि जरूर हुई, लेकिन यहां पर अब सरकार चली गई है। तो ये हो गई आपकी महाराष्ट्र की स्थिति। अब बात करते हैं कर्नाटक की। 2013 में 122 सीटें कांग्रेस पार्टी की थीं, जो कि 2018 में 78 सीट बन करके रह गई। ये हो गई कर्नाटक की बात। फिर बात करते हैं बिहार की। बिहार में जैसे कि आप देख सकते हैं 2015 में 27 सीटें बिहार में कांग्रेस पार्टी की थी, 2020 में घटकर 19 सीटें हो गई। यानी कि यहां पर भी लगातार आपकी सीटें कम हो रही हैं। कांग्रेस की हालत पंजाब में क्या है वो भी अब आपके स्क्रीन पर है। 77 सीट थी, 2017 में पावर में थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री, लेकिन अब 18 सीटें बची हैं। ये तो पंजाब का हाल हो गया। आइए बात कर लें हरियाणा की, जहां पर 2009 में 40 थी, 2019 में 31 रह गई। आप सरकार नहीं बना पाए। बात कर लें गुजरात की, जहां पर अभी हाल में चुनाव हुए हैं। 182 में से 77 सीट थी 2017 में, काफी अच्छा परफॉर्मेंस बताया गया था, लेकिन 17 सीट रह गई हैं। कुल 17 सीट रह गई हैं 182 में से, माफ कीजिएगा। और उत्तराखंड की स्थिति क्या है वो भी देख लीजिए। 2017 में 11 सीटें थी, 2022 में बढ़ी जरूर 19, लेकिन पावर में नहीं आ पाए। तो जैसे कि आप अगर ओवरऑल पिक्चर देखें, उसमें आपको आइडिया एक ये मिल जाएगा कि लगातार अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी संगठन के रूप से और चुनाव जीतने में कमजोर दिखी है। स्ट्राइक रेट कम हुआ है। हिमाचल जरूर जीते हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन हार कहीं ज्यादा हुई है और जीत बहुत ही कम, स्ट्राइक रेट कमजोर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से अगर तुलना करें कांग्रेस पार्टी की, तो क्या वो चुनाव के दृष्टिकोण से तैयार है? कांग्रेस के ही अपने नेता पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, अभी एक इंटरव्यू उन्होंने दिया एनडीटीवी को, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। I would concede that the Congress's poll preparedness is certainly not up to the mark and certainly not up to the speed of the BJP, except in a few states. And the word except is important. I think our poll preparedness is extremely good in Kerala, now in Karnataka. It was in Himachal Pradesh. I think it's good in Rajasthan, and I think Madhya Pradesh is coming up to speed. Chhattisgarh is also very good. In other states, I concede that the poll preparedness is not up to mark, and each state PCC must learn the lessons from other state PCCs as well as from the BJP and begin their work towards poll preparedness. कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं कि उस तरीके की 24 की तैयारी नहीं हुई है कांग्रेस पार्टी की जैसे कि बीजेपी की हो रही है। अब से थोड़ी देर में हम आपको भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उसके बारे में भी बताएंगे। ये एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि रिपोर्ट कार्ड है कि कौन कितने पानी में है 24 से पहले। वरिष्ठ
पत्रकार विनोद शर्मा, उनका भी एक विश्लेषण है कि आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या हो। आइए सुनते हैं। देखिए, यात्रा जो है वो 26 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। ये यात्रा तो खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस को लगातार अब मैं समझता हूं चलते रहना, क्योंकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस लोगों से जुदा हो गई थी और इस यात्रा ने कुछ हद तक कांग्रेस को लोगों के पास दोबारा भेजा है, उनके साथ जोड़ा है। लेकिन सिर्फ जुड़ने से काम नहीं बनेगा। कांग्रेस को अपने भीतर में जो उनमें कमियां हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा। एक बदले हुए भारत के अनुसार अपने आप को, ये 137 साल की जो पार्टी है उसको ढालना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो विकृतियां हमारे समाज में आई हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस पार्टी को रेलेवेंट होने के लिए बहुत सी इनोवेशंस और बहुत से नए तरीके सोचने पड़ेंगे। वो तरीके जो उनके मुख्य विपक्षी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनसे जुदा, उनसे अलग होने पड़ेंगे। और वो क्या होंगे, ये आपस में चर्चा करके इन लोगों को फैसला लेना होगा। इस यात्रा के दौरान इन्होंने लोगों से बात की है। हम अपेक्षा करते हैं कोई भी व्यक्ति जो इस यात्रा को फॉलो कर रहा है दूर से या नजदीक से, वो ये अपेक्षा करता है कि ये लोग कुछ रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपने इंप्रेशंस, और वो इंप्रेशंस पे जब वो उनको एक पुस्तिका के फॉर्म में या एक कंडेंस्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इनको डिस्कस करना चाहिए अपनी पार्टी के भीतर, और उसके अनुसार मैं समझता हूं आगे का रास्ता इनको देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी आप मुसीबत और या मैं समझता हूं चिंता का विषय जो है वो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल सेहत का है। जो उनका ढांचा है पार्टी का, वो सेहत याफ्ता नहीं है। वो लगता है क्षीण हो चुका है, थोड़ा सा बीमार हो चुका है या सुस्त हो चुका है। उसमें चुस्ती लाने की जरूरत है, और वो चुस्ती जब भी आएगी जब वहां पर यंग ब्लड आएगा, नए लोग जुड़ेंगे इनके साथ। और यात्रा के दौरान जो लोग इनके साथ जुड़े हैं उनको मैं समझता हूं उनका समावेश इनको अपने पार्टी के प्रोग्राम में या अपनी पार्टी की संस्था में जगह जगह पर उनको, उन लोगों को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस को एक ओवरऑल की जरूरत है। ओवरऑल सिर्फ CWC बदल के नहीं होगा या स्टेट यूनिट्स बदल के नहीं होगा। जो पूरा इनका जो प्रोसीजर है कि जहां से लोग नीचे से पार्टी के साथ जुड़ते हैं, और उन लोगों का जिनमें जो प्रतिभाशाली हैं उनका एक टाइम बाउंड प्रमोशन पार्टी के भीतर होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये पार्टी दोबारा उतनी मुस्तैद और उतनी सेहतमंद नहीं हो सकती। क्योंकि जो इनके विरोधी हैं वो 24/7 राजनीति करते हैं, 24 घंटे की राजनीति करते हैं वो। और इस पार्टी को भी 24 घंटे की राजनीति अब शुरू करनी पड़ेगी। ये पार्टी अब छुट्टियां नहीं मना सकती। ये पार्टी अब जनता की आंखों से ओझल नहीं हो सकती। ये जनता की आंखों में अगर बनी रहेगी तो इसका राजनीतिक रेलेवेंस रहेगा, और अगर जनता की आंखों में ये बनी नहीं रहेगी तो इसका रेलेवेंस दिन ब दिन कम होता जाएगा। इलेक्शन जीतना एक प्रक्रिया होती है अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि जो आने वाले बरस में जो विभिन्न प्रदेशों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए इसकी जो इकाइयां हैं उन स्टेट्स में वो कितनी मजबूत है, उस पर एकदम मैं समझता हूं चर्चा और उस पर तवज्जो की जरूरत है। ये कितना कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन करना इनको बहुत है और रुकना अब नहीं है। अब यात्रा ये जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा जो श्रीनगर में खत्म होगी, तो उसको कहीं और दिशा में, किसी और दिशा से दोबारा उसी तरह की यात्रा को या किसी और तरह की पब्लिक मास कांटेक्ट प्रोग्राम को चलाते रहना पड़ेगा इस पार्टी को। और अगर ये मास कांटेक्ट प्रोग्राम और मूवमेंट्स जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर जब तक ये मूवमेंट चलाती रहेगी, जब तक ये पार्टी सड़क पे रहेगी, जनता के मध्य में रहेगी, तभी तक इस पार्टी में
तभी इस पार्टी में दोबारा लोगों की आस्था बनेगी। तो विनोद जी जो हैं वो एक जरूरी बात कहते हैं कि आपको 24/7 यानी कि दिन रात सुबह शाम 365 दिन की राजनीति करनी पड़ेगी अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, क्योंकि मुकाबला उन्हीं से है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है 2024 को लेकर के इस सिंहासन 24 में? हमने देख लिया जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी माफ कीजिएगा, उसकी तरफ से आप देख रहे हैं कि एक भारत जोड़ो यात्रा निकली, लेकिन संगठन में मजबूती लाने की बात की जा रही है। और क्योंकि चुनौती बीजेपी से है तो बीजेपी तो मिशन 350 को लेकर के चली है। उनका एक कहना है कि 300 नहीं, इस बार 350। ये कैसे करेंगे भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी? हमको जो बताया गया है कि अब रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या है, आइए आपको वो थोड़ा सा बता दें कि ये क्या रणनीति है। दरअसल आम चुनाव 2024 में मिशन 350 की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। लक्ष्य है 2024, 160 खास सीटों पर जोर दिया जा रहा है। कौन सी 160 सीटें हैं ये? जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, करीब 140 ऐसी सीटें चिन्हित की थी। देखिए 543 में से 300 तो वही जीत गए, तो जाहिर सी बात है करीब 143 और थी जिसमें हार गए, तो एक तो वो सीटें हो गई 140 कुल जहां वो हार गए थे। उसके बाद कुछ ऐसी सीटें जहां पर वो हारे लेकिन बहुत कम मार्जिन से हारे, तो वो उसी 140 में आ जाती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इस चीज का भी विश्लेषण कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है, उन सीटों का जहां पर वो जीती लेकिन जीत का अंतर बहुत मामूली था, बहुत ही मामूली, यानी कि 10,000 वोट से या 20,000 वोट से या 7,000 वोट से। लोकसभा का चुनाव है ना, तो 20,000 भी मामूली अंतर माना जाता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहां पर भी वो अपनी बढ़त हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और अहम राज्यों पर एक विशेष अभियान अभी से बीजेपी ने शुरू कर दिया। ये बीजेपी की इलेक्शन फाइटिंग मशीन है जिसके बारे में ये जानकारी है। एक एक करके उन राज्यों के बारे में जाने, क्योंकि पिछले ही हफ्ते का पूरा मसला है। सबसे पहले तमिलनाडु। अब आप सोचेंगे तमिलनाडु में बीजेपी न 3 में न 13 में, तो फिर काहे का जोर दिए हुए हैं? दरअसल 2019 में तमिलनाडु में प्रदर्शन 0 था, एकदम नील बटे सन्नाटा। बीजेपी कुछ खास संख्या में हासिल नहीं कर पाई, तो ये माना जा रहा था कि वो तो डीएमके एडीएमके के पास ही जाएगा, बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी। जेपी नड्डा अभी मंगलवार को, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मंगलवार को वो कोयम्बटूर में रहे। कोयम्बटूर और नीलगिरी इलाके पर खास जोर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल इस राज्य में 39 सेगमेंट्स हैं, यानी कि लोकसभा सीटें हैं। उसमें से 25 यानी कि 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार खास ध्यान दे रही है कि 25 पे जीतने का पूरा जोर लगा दें। जीते नहीं जीते वो बात की बात, लेकिन जोर पूरा होना चाहिए। तो इस राज्य से वो ये उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है 2024 में हम करीब 25 सीटें निकाल करके ले आए, ऐसा उनका कैलकुलेशन है। सही होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते। तमिलनाडु में आज की डेट में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है, यानी कि यहां पर खाता बीजेपी का नहीं खुला है। अब आइए बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर जेपी नड्डा आज गए, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो बुधवार को वो पूरे दिन उड़ीसा के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने क्या किया? नेताओं से, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। राज्य में 21 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2019 में। यह उनका स्ट्राइक रेट रहा, 21 में से 8। और यहां पर 12 सीट माफ कीजिएगा बीजेडी लेकर के आई। अब इन 8 सीटें जो बीजेपी जीती उड़ीसा में, वहां पर 5 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 25,000 से कम था। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि देखिए लोकसभा में 20-25 हजार का मार्जिन कोई बहुत ज्यादा जीत का मार्जिन नहीं होता। तो यहां पर बीजेपी की रणनीति यह है कि इस जीत के फासले को बढ़ाया जाए और उन 11 सीटों पे जहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर आई, यहां पर इसको हम दूसरे नंबर से कन्वर्ट करके नंबर 1 कर दें। यह बीजेपी की रणनीति है उड़ीसा के लिए। फिर एक और राज्य जहां पर बीजेपी उस तरीके से मजबूती से नहीं आ पाई जहां पर उनको उम्मीद थी। तीसरा राज्य, और यह बड़ा अहम राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। 30 दिसंबर को, यानी कि अब से कुछ दिन बाद, कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी।
उनकी रणनीति है वहां जाने की। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये हमको पता चला है। इसके अलावा हावड़ा और एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी देंगे। हरी झंडी देने की बात हुई है। ये वंदे भारत बड़ी जरूरी चीज हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जहां जहां जाती है एक विश्लेषण ये होता है कि वहां पर ये दिखाने का प्रयास है कि बीजेपी कितना जोर दे रही है या केंद्र सरकार कितना जोर दे रही है। 2019 में उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये वही उत्तर भारत है जहां ये वंदे भारत जा रही है। 2019 के प्रदर्शन को बेहतर करने की पूरी तैयारी की जा रही है। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, यहां से 42 सांसद आते हैं, जिसमें से 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसको रिकॉर्ड सफलता माना गया 2019 में। लेकिन इसके बाद 21 का चुनाव हुआ, आपका वोट शेयर जरूर बढ़ा, सीटें भी बढ़ी, लेकिन आप ममता बनर्जी को हिला नहीं पाए। वो 200 पार चली गई तो बीजेपी टाइम फिस हो गई। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई में एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आपसी लड़ाई, आंतरिक लड़ाई। इस लड़ाई को रोकने का भी प्रयास अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब यह है इस पूरी प्रस्तुति में कि यह सिंहासन 24 जो है उसके लिए कौन कितना तैयार है और कौन क्या कर रहा है, वो रणनीति जो अभी दिखाई दे रही है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर। इस पर और ज्यादा विश्लेषण कर रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सर। देखिए, वैसे तो अगले साल करीब 10 चुनाव, बड़े चुनाव होने हैं, जिसमें कि 9 विधानसभा के हैं, एक यूटी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होना है। उनकी तैयारियां तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ 2024 के लोकसभा की तैयारियों में भी बीजेपी जुटी हुई है। और ये काम आज से नहीं, करीब 7-8 महीने पहले से ही शुरू हो चुका था, जब बीजेपी ने उन 144 सीटों को चिन्हित किया था जिनमें 2019 के चुनाव में या तो उसे हार मिली थी या फिर बहुत कम मार्जिन के साथ उसे जीत मिली थी। तो इन तमाम सीटों पर काम पहले ही बीजेपी शुरू कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से समीकरण बदले हैं, बिहार में पहले नीतीश कुमार उनके साथ थे, बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी 19 में, लेकिन अब नीतीश कुमार चले गए हैं आरजेडी के साथ, तो महागठबंधन का एक नया महासमीकरण बनता है बिहार में। तो बीजेपी को उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर सीट पर उसके हिसाब से समीकरण बदल जाता है। तो उस लिहाज से जो 16-17 सीटें जो आज जेडीयू के पास है, जहां पर कि बीजेपी अब 2024 में अपने उम्मीदवार या कुछ सहयोगी दलों के उम्मीदवार खड़े करेगी, वहां पर क्या समीकरण बनने जा रहे हैं उसको लेकर के भी तैयारियां हो रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर अब चूंकि शिवसेना में स्प्लिट हो चुका है और उद्धव ठाकरे की रणनीति ये होगी कि चाहे विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में उनको प्राथमिकता मिले, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो तैयारी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो अपना हिस्सा बड़ा कर ले। और इसलिए जो शहरी क्षेत्र हैं, खासतौर से मुंबई और उसके आसपास के, वहां हो सकता है कि कांग्रेस को शिवसेना बंटवारे के तहत ये लोकसभा की सीटें दे दे। तो इस तरह से समीकरण वहां भी बदलेंगे। तो बीजेपी ने अब 144 के बजाय इनमें 16 सीटें और जोड़ दी और अब 160 सीटों पर बीजेपी काम कर रही है। इसी के तहत इनका जो काम है वो विस्तारकों को दिया गया है। विस्तारक यानी वो बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्हें खासतौर से पार्टी के संगठन का विस्तार, पार्टी का प्रचार करने के लिए इन सीटों पर लगाया गया है। पहली बैठक उनकी 21 तारीख को पटना में हुई थी। इसमें 100 सीटों पर चर्चा हुई थी, जिनमें कि बिहार की भी जाहिर सी बात है कि सीटें थी, यूपी की भी कुछ सीटें उसमें थी, पश्चिम बंगाल की भी थी, उड़ीसा की भी थी, और उन पर रणनीति बनाई गई थी। उसके बाद आज हैदराबाद में बैठक हो रही है बाकी 60 सीटों को लेकर, जहां पर भी तेलंगाना की और अन्य राज्यों की सीटों पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दूं कि आज ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उड़ीसा में थे और वहां पर उन्होंने 2 उन सीटों पर जनसभाएं की जहां पर कि 2019 में बीजेपी हार गई थी। कल जेपी नड्डा कोयम्बतूर में थे, तमिलनाडु में, वहां पर भी उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। तो एक के बाद एक इस तरह से बीजेपी काम कर रही है। आपको यही बता दें कि इन तमाम सीटों की जिम्मेदारी सभी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। 3 से 5 सीटों का क्लस्टर बनाया गया है। उनसे कहा गया है कि वो हर महीने वहां उन सीटों पर जाए, वहां पर सरकार के कामों के बारे में लोगों को बताएं और पार्टी का जनाधार बढ़ाएं। इसके साथ ही आखिर में बीजेपी अपना जो सबसे बड़ा अस्त्र है उनका है पीएम नरेंद्र मोदी, उसका भी इस्तेमाल इन सभी सीटों पर करेगी। बताया गया है कि 30 से 35 सीटों का एक ऐसा क्लस्टर बना दिया जाएगा जहां पर कि पीएम मोदी आखिर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इन सीटों को दोबारा जीतने या कहें कि पहली बार जीतने का जो मंत्र है वो पीएम मोदी अपनी ओर से देंगे। कई बार उन्होंने गला भी दबा दिया था, कई बार उन्होंने हाथ भी तोड़ दिया।
मैंने गुड़ की पट्टी खा ली थी थोड़ी सी और बोली तुझे सुबह उठ तुझे तेरा मुंह गैस पे जला के ऊपर से फेंक दी तुझे तब पता चलेगा। नाखून से मारा, गला दबा रही थी? गला दबा रही थी मेरा, चप्पल से मारा कानों पे। कान पे चप्पल से मारा? जी। अज्ञाते हुई गरम तवा जला तुम्हारी। कुछ लोग होते हैं उनको ये एहसास हो जाता है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 2, 3, 4 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया है और उनके पास बड़ा पैसा आ गया है, BMW मर्सिडीज गाड़ी आ गई है, तो वो जानवर बन सकते हैं। और 10, 12, 13 हजार में जो मेड वो रखते हैं अपने घर में, इन 2, 3, 4 करोड़ वाले घरों में, उसमें वो किसी भी तरीके से उनको ट्रीट कर सकते हैं जानवर की तरह। नाखून गड़ा देंगे, थप्पड़ मार देंगे, बैट से मार देंगे, लिफ्ट से घसीट देंगे, जलील कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। ये कहां से हिम्मत आ रही है? ये काहे की हेकड़ी है भाई? नोएडा सेक्टर 120 की क्लियो काउंटी सोसाइटी, जहां घर करोड़ों में है, वहां पर काम करने वाली मेड के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो अब सामने आ गया है। वो वीडियो आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। लिफ्ट में लगे कैमरे में शेफाली कौल नाम की एक महिला अपनी घरेलू सहायिका के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। आरोप है यह भी है कि इस लड़की को आरोपी महिला ने जबरन अपने घर में रखा हुआ था। घटना के बाद से यह महिला फरार हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन शुरू कर दी गई है। जिसके साथ मारपीट हुई उसके साथ बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। अनीता बताइए, कब से काम कर रही थी आप उसके यहाँ पे? अप्रैल से 14 अप्रैल से काम कर रही थी, 24 घंटे का। 24 घंटे का वहीं रहती थी? जी वहीं पर रहती थी। ठीक है, तो 24 घंटे से वहीं रह रही थी? जी। मुझे वहाँ पर रहे 10-15 दिन हुए थे, उस दिन से मुझे मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। हर रोज मुझे मारती थी, रात को 12-12 बजे तक बर्फ के पानी से नहलाती थी और छोटी छोटी बात पे हर रात मुझे मारती थी। चाकू से मारने की कोशिश की उन्होंने, कई बार मेरा गला भी दबा दिया था, कई बार, और मेरा दांत भी तोड़ दिया। दांत भी तोड़ दिया? जी, दांत। गर्दन पे भी देखिए, थोड़ा गर्दन ऊपर करिए, देखिए गर्दन पे निशान है चोट के। तो ये चाकू मारा आपके? चाकू नहीं, नाखूनों के निशान। नाखून से मारा? गला दबा रही थी? गला दबा रही थी मेरा। अच्छा, ये कान पे क्या किया आपके? चप्पल से मारा कानों पे। कान पे चप्पल से मारा? जी। तो 26 दिसंबर को आपने भागने की कोशिश की? जी भागने की कोशिश होती, मैंने गुड़ की पट्टी खा ली थी थोड़ी सी और बोली तुझे सुबह उठ तुझे तेरा मुंह गैस पे जला के ऊपर से फेंक दी तुझे तब पता चलेगा दूसरे की चीज़ खाने पे। तभी मैंने ऊपर से फेंक दी कि धमकी दी। मेरे को डर गई थी रात में, तो मैंने चुन्नी बांध के नीचे कूद गई थी। चुन्नी बांधी आपने? कितनी चुन्नी बांधी? ये गिनी नहीं तो चुन्नी 6-7 चुन्नी से नीचे। तो आप तीसरी मंजिल से नीचे? 4 मंजिल से नीचे कूदी। 4 मंजिल से आपने रस्सी बंधी और फिर वहां से नीचे कूदी। और आपको डर लगा क्योंकि आपने गुड़ की पट्टी खा ली थी, इसलिए पीटा इसने और बोला सुबह तुझे जला दूंगी और नीचे फेंकूंगी। आप डर गई थी? जी डर गई थी। सुबह बोली तो जला दूंगी, नीचे फेंक दूंगी तो पता चलेगा। तो मैं डर गई थी, रात को मेरे को तभी फेंकने की धमकी दी, तो मैंने डर गई थी और मैं नीचे कूदने की रस्सी बना के। अच्छा, तो नाराजगी किस बात पे थी आपसे? क्या समस्या क्या थी उसकी आपसे? वो तो मुझे पता, हर छोटी छोटी बात पे टॉर्चर करती थी। खाना में बनाने लेट हो जाता तो उस बात पे, चाय बनाने 2 मिनट लेट हो जाता उसी बात पे गाली गलौज। चाय में लेट हो गई तो गाली गलौज, मारपीट, कुछ टाइम पर कोई चीज़ नहीं मिलती तो तब भी गाली गलौज देती थी। अब खाना जब झाड़ू मार कूड़ा रहेगा तो उसे लात घुसे मारती थी पीछे से। झाड़ू कूड़ा रह गया झाड़ू मारने में तो है। झाड़ू मारने बर्तन में थोड़ी गंदगी के रहते तो पतीला उठा के सर पे मारते थे। फिलहाल अनीता आपके सामने है और इनकी जो चोटें हैं वो इनके साथ की गई यातनाओं की तस्वीर सबको बयां कर रही हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सुन रहे हैं आप, गुड़ की पट्टी खाने पर नाखून मार देंगे, नोच देंगे। ये कैसे हो रहा है और क्यों हो पा रहा है? भला इन सीसीटीवी कैमरास का जिसमें ये सारी चीजें पता लग जाती है। लेकिन देखिए, ये एक बड़ी समस्या है और इस पर एक शोध अभी इसी महीने हुआ है, दिसंबर 2022 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स का। आइए आपको बताते हैं। यहां पर ये गोल मेज देखिए, घरेलू सहायकों पर एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट, लेकिन इसमें साथ दिक्कत ये है कि ये सिर्फ साउथ के 2 शहरों पर है। नॉर्थ में तो स्थिति और भी खराब है। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है, देखिए। देश में 47.5 लाख घरेलू सहायक हैं। बेंगलुरु, चेन्नई में सर्वे किया गया। 9,636 निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले घर हैं।
अब ये रिपोर्ट ये बताती है, दो शहरों की बात बता रही है, कितने घरों में कामगार हैं। बेंगलुरु में 54% और चेन्नई में 32%। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने कितने घरों में कामगार, ये दोनों शहरों की बात है। अब आप सोचिए, हमारे पास नॉर्थ के बहुत सारी जगहों का डेटा ही नहीं है। अब उदारता से पैसा कौन देता है? बेंगलुरु में 55% घर, ये सर्वे बताता है। चेन्नई में 51% घर। साउथ का सर्वे है। क्या इतनी उदारता नॉर्थ में है? नहीं है। अपने आप से सवाल पूछिए। पैसा तय कैसे होता है? आपको ये बताते हैं। देखिए जरा, इसको आगे बढ़ें तो पैसा तय होता है विश्वसनीयता पर होता है कि आप पर कितना भरोसा किया जाए। इसके बाद किन किन चीजों पर? काम के समय पर, समय की पाबंदी पर, कितनी तरह के काम कर पाते हैं उस पर, आसपास के रेट पर, आसपास का क्या रेट चल रहा है उस पर, अनुभव, कौशल, प्रतिष्ठा, ये आधार नहीं है। ये साउथ की रिपोर्ट बता रही है। सोचिए और कितनी बदतर स्थिति नॉर्थ में होगी। मैं बार बार ये नॉर्थ साउथ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि नॉर्थ इंडिया में ये समस्या और ज्यादा है। बच्चों बुजुर्गों के लिए कुशलता आधार है। धर्म, जाति, क्षेत्र खास आधार साउथ में नहीं है, लेकिन हम दिल पर हाथ रखें तो नॉर्थ में हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है। अब आइए बताते हैं कि घरेलू सहायकों पर यह रिपोर्ट क्या बताती है। सिर्फ 10 राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत कर्नाटक में न्यूनतम वेतन 12,240 से 14,700 रुपए है। चेन्नई में 8,000 से 9,400 है। और न्यूनतम वेतन के लिए 7 से 14 घरों में काम करना पड़ता है। ये नॉर्थ इंडिया में अगर स्टडी हो जाए तो सोचिए क्या हमें फाइंडिंग्स पता चलेंगी। घरेलू सहायकों पर जो रिपोर्ट है, पैसे कैसे बढ़ाए जाते हैं? काम बढ़ने पर पैसा बढ़ता है। अधिकतर घरेलू कामगारों से चर्चा के बगैर पैसा बढ़ा दिया जाता है। उदारता ये दिखाने की, देखो हमने बढ़ा दिए तुम्हारे, जाओ 500 रुपए बढ़ा दिए, इस तरीके से होता है। घरेलू सहायकों पर ये जो रिपोर्ट है, उसमें घरेलू सहायकों की गर्भवती हो जाएं तो सेवाएं नहीं लेंगे। चेन्नई में 62% होता है और बेंगलुरु में 32% होता है। नॉर्थ के बारे में हम जानते ही नहीं। हफ्ते में एक छुट्टी बेंगलुरु में 68% परिवार देते हैं और चेन्नई में 80% परिवार देते हैं। नॉर्थ में कितने लोग छुट्टी देते हैं आप खुद बताइए। दिल पे हाथ रख के जितने 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ के बंगले वाले हैं या फ्लैट वाले हैं, अपने आप से ये सवाल पूछ लें। मैं और भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है। और आप ये जरा बयान सुने मेवा भारती जी का, RKSS से हैं, कि किस तरीके से हमने जानवर का जैसा सुलूक किया है सहायकों के साथ। जानवर मत बनिए, इंसान है। जो घरेलू कामगारों का जो मामला है वो पूरे भारत का मामला है। वो कोई एक राज्य, स्टेट या एक देश का मामला भी नहीं है। ये पूरा इंटरनेशनल मामला है। और इसमें इनके जो राइट्स हैं, वो राइट्स ये हैं कि कानूनी रूप से अभी हमारी सरकारों ने इनको कोई अभी तक मान्यता नहीं दी है कि कानून के दायरे में ये चीजें आएंगी। तो इनके राइट्स हैं कि जहाँ जिस घर में वो काम कर रही हैं वहां वो डिग्निटी से काम करें, वहां उनकी सुरक्षा हो, और जहां वो काम कर रही है वहां उनके कुछ राइट्स बनते हैं। और ये मामला जो फंसता है वो पूरा जाकर के ये फंसता है कि ये मेरा प्राइवेट घर है, इसमें कानून इस दायरे में नहीं आ सकता, इसलिए वो पूरा मामला फंस जाता है। तो यहाँ पर ये है कि उनको ठीक है, जो काम करवा रहा है उसका तो घर है, पर जो काम करने आ रहा है उसका वो कार्यस्थल है। तो जहाँ कार्यस्थल की बात आती है तो वहाँ नियम कानून तो होते हैं। और वो नियम कानून में ये है कि डोमेस्टिक वर्कर को वहाँ पे एक साफ सुथरा वातावरण मिले, बिना हिंसा का उनको एक वातावरण मिले, उन जो काम कर रही हैं वो उनका पूरा पेमेंट उनको मिले, उनकी छुट्टी तय हो, उनके घंटे तय हो, और उनका वेतन तय हो कि उनको कितना वेतन मिलेगा, और एक अग्रीमेंट हो कि जिस घर में वो जा रही है वहां पे उनकी ये सुरक्षाएं होंगी, और इस तरीके से उनके साथ में हम लोग ये काम दे रहे हैं, उस काम की ये जिम्मेदारी होंगी, और इस तरीके से काम किया जाएगा। तो ये एक मोटा मोटा उनके लिए उनका राइट्स बनता है। और ये हमारी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी सोसाइटियां हैं, अभी बड़ी बड़ी काफी अपार्टमेंट हैं, ये बन गए हैं, और उसमें ये ज्यादा इस तरह की चीजें चल रही हैं। वो अपनी मर्जी से सब चीजें बनाते हैं, खुद के कानून,
और वो देखते नहीं है कि जो वर्कर आ रहा है उसका क्या राइट्स है। वो उनको एक इंसान की तरह भी नहीं समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ठीक है, इसकी मजबूरी है, ये काम करने आ रही है, नियम कानून है नहीं तो मैं चाहे वैसे इसको काम में ले सकती हूँ। बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आगे भी उठाते रहेंगे हम। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक और बड़ा मुद्दा उठाएंगे, द रिटर्न ऑफ ठाए ठाए उत्तर प्रदेश पुलिस। क्या ऐसे ठाए ठाए रिटर्न्स, ऐसे खाकी का डर कैसे, क्या है पूरा माजरा और क्या समझना चाहिए, सुरक्षा कैसे करेंगे जब इनको बंदूक चलानी नहीं आती, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश पुलिस का शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, मैं तो कहूं कायदे से रोना भी आना चाहिए। यह वीडियो आपको बताएगा कि कानून व्यवस्था पर पीठ थपथपाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कितनी खराब है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। बंदूक में गोली कहां से डाली जाती है, यूपी पुलिस से पूछिए। संत कबीर नगर जिले की पुलिस ने गोली का रास्ता बदल दिया। डीआईजी बस्ती आर.के. भारद्वाज संत कबीर नगर जिले की कोतवाली में निरीक्षण करने पहुंचे थे। डीआईजी साहब ने थाने का निरीक्षण करने के बाद दरोगा साहब लोगों का इम्तिहान लिया। कहा, चलाकर दिखाइए दंगा निरोधक बंदूक। तो दरोगा जी ने कारतूस डालने की सही जगह छोड़कर नली के रास्ते से ही कारतूस घुसा दी और बंदूक तान दी फायर करने के अंदाज में। लेकिन दरोगा जी का आविष्कार देखकर डीआईजी साहब ने दरोगा जी को तुरंत रोक दिया। आसपास खड़े बाकी पुलिस वाले हंसने लगे। डीआईजी साहब से पूछा गया इस कारनामे के बारे में तो लीपापोती करने लगे। कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल न होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार है। जो कमी आई है उसी चीज की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। वैसे मुठभेड़ में उस्ताद यूपी पुलिस की ठाए ठाए आपको जरूर याद होगी। उस ठाए ठाए के बाद ये नया आविष्कार है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सपा ने भी यूपी पुलिस पर तंज कसा। सपा ने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर कहा कि योगी जी की पुलिस को बंदूक में गोली डालनी भी नहीं आती। यूपी पुलिस बंदूक की नली से डाल रही गोली, चरम पर अज्ञानता। भाजपा सरकार में गरीबों निर्दोषों का उत्पीड़न करने वाली अनुशासनहीन पुलिस के एसआई को बंदूक चलाना भी नहीं आता। शर्मनाक। ऐसे पुलिसकर्मियों से बेहतर होगी पुलिस फोर्स। यूपी पुलिस पूरा मनोरंजन भी करती है। रक्षा करे ना करे, मनोरंजन जरूर करती है। कभी ठाए ठाए मुंह से बोल के एनकाउंटर करती है, तो कभी सोचिए कि ऊपर से गोली डाल करके गोली चलाने चले जा रहे थे दरोगा साहब। सोचिए, दरोगा है वो, क्या ट्रेनिंग रही होगी। तो फिलहाल छुट्टियों का मौसम है, नया साल आने वाला है, तो आप भी ये स्टोरी देखिए और मनोरंजन करिए। सहयोगी मनोज कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।